एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये उसका आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपको पता होगा कि ट्रेपेजियम जो होता है उसके अंदर जो दो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है और जो दो साइड्स होती हैं वो नॉन पैरेलल, यानी एक पेयर पैरेलल होगा और एक पेयर जो होगा वो नॉन पैरेलल होगा। ठीक है। इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, क्वेश्चन में गिवन है कि कौन से साइड जो है वो पैरेलल है, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है। ये क्वेश्चन ने बोला है हमें प्रूव क्या करना है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू डी और ए बी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी। इसके अलावा फोर्थ पार्ट पे डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी इक्वल होने चाहिए, प्रूव करना है। जो गिवन वाला पार्ट है वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लेंगे। टू प्रूफ में ये चारों पार्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में आप बुक में चेक करेंगे तो खैर मैंने भी बुक से ही ड्रॉ करा है इसे, लेकिन बुक के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, वो एग्ज़ाम में जो आपको डायग्राम आएगा वो ये नहीं आएगा। डायग्राम एग्ज़ाम में जो आपको डायग्राम आएगा वो ये वाला पार्ट नहीं आएगा आपका, सिर्फ आपको ए बी सी डी ये वाला पार्ट आएगा, बस लिखा हुआ इतना। क्योंकि ये जो पार्ट है, बाकी जो पार्ट है वो बाय कंस्ट्रक्शंस किया हुआ है इन्होंने, और कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट होता है वो एग्ज़ाम में नहीं आता, वो आपको खुद करना पड़ता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शंस क्या करिए, ये क्या कहते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, और आपको भी ध्यान रखने कि इन्होंने कंस्ट्रक्शंस कैसे करी है। ठीक है, तो वो आप कंस्ट्रक्शंस वाला जो पार्ट है उस पर लिख देंगे। ये मैं एनसीईआरटी की बुक से ही लिख रहा हूँ। एक्सटेंड ए बी, हमने ए बी जो है उसको एक्सटेंड करा है, आगे तक ले गए। एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए, पैरेलल टू डी ए, यानी कि जो पॉइंट सी, हमने इस लाइन को पहले प्रोड्यूस करा, फिर जो पॉइंट सी है उससे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। किसके पैरेलल? डी ए के पैरेलल। तो जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो आप ध्यान रखेंगे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल दिखाई पड़ना चाहिए, यानी ए डी और ई सी के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल दिखाई पड़ना चाहिए, तभी वो पैरेलल होंगी। ठीक है। पैरेलल टू डी ए, इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई। ठीक है, ए बी जो है जिसे प्रोड्यूस किया गया है उसको ये पैरेलल लाइन जो है वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब सबसे पहले प्रूफ जो हम करेंगे उसके फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो है जो अपने पैरेलल लाइन भी ड्रॉ करी है, डी ए और ई सी ये पैरेलल है। डी ए जो है वो ई सी के पैरेलल है, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शंस करी है, बाय कंस्ट्रक्शन डी ए और ई सी। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में ए बी और सी डी ये क्वेश्चन में दिया हुआ था आपके, आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर ए बी और सी डी दिया हुआ है कि वो एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ध्यान से देख लेते हैं, डी ए और ई सी पैरेलल है, यानी ये डी ए और ई सी पैरेलल है, और ए बी और डी सी पैरेलल है। तो ए बी हो या ए ई हो, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस जो होती हैं, ठीक है, अगर आप उन्हें प्रोड्यूस भी कर दोगे या उसको एक को बढ़ा दोगे और दूसरे को उतनी रखोगे तब भी वो पैरेलल ही रहती हैं। ये नहीं है कि अगर आपने लाइन को, दो पैरेलल लाइन है उसमें से एक को छोटा कर दिया और एक को बड़ा कर दिया तो पैरेलल नहीं रहेंगी, वो तब भी पैरेलल रहेंगी। ठीक है, तो हमने डी ए ये और ये बाय कंस्ट्रक्शंस जो है हमने पैरेलल करी है, और ये भी पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल होने का मतलब है एक तरह से ए ई और डी सी भी पैरेलल है। तो यानी कि हमारे पास जो है अगर अपोजिट साइड, यानी ये साइड और ये साइड पैरेलल आ रही है, ये साइड और ये साइड पैरेलल आ रही है, इसका मतलब ये है कि एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ए ई सी डी, सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ऐसा है तो उस कंडीशंस में जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, यानी ए डी जो है वो ई सी के इक्वल हो जाएगा। ए डी और ई सी, ये वाली लाइन हटा दी है मैंने एक तरह से। ठीक है, ए डी और ई सी, ए डी इक्वल टू ई सी।
तो ये आपकी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है AD वो किसके इक्वल दे रखी है? क्वेश्चन में AD जो है वो BC के इक्वल दिया हुआ है, AD इक्वल दिया है BC के। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AD और AD दोनों हट गए, यहाँ से EC और यहाँ से BC बच गया आपके पास, यहाँ से EC और यहाँ से BC। ठीक है, AD और AD हट गया, यहाँ से EC और यहाँ से BC बच गए। तो EC और BC जो है वो इक्वल आ रही है आपकी, EC और BC जो है वो इक्वल आ रही है। तो मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एंगल एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2। अब EC और BC, ये EC और BC इक्वल आ रही है। अगर दो साइड इक्वल आती हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई एक तरह से आपके लिए। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई जहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। तो AD जो है, AD ये EC के पैरेलल हमने बाय कंस्ट्रक्शन करी थी। तो इसमें जो है हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो AD EC के पैरेलल है, और इसको ये AE जो है इसको मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लेता हूँ। ठीक है, उसमें फिर इस वाली लाइन का कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाली जो लाइन जा रही है BC, इसका कोई रोल नहीं है। AD और EC की मैंने बात करी, AD और EC बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या कहते हैं पैरेलल मानी है बाय कंस्ट्रक्शंस। और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो उस कंडीशन में ट्रांसवर्सल लाइन के जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका टोटल 180 होता है, यानी कि एंगल 2 और ये जो एंगल होगा। ठीक है, जैसे मैं रफली आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लाइन आपकी जो है AE है। ठीक है, ये वाली, और नहीं आपने अच्छा इसी को माना, ठीक है। और EC और AD, ये D पॉइंटर आपका, ये C पॉइंट है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, AD और EC, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशंस में एक ही तरफ के जो एंगल्स होते हैं ये इनका टोटल 180 डिग्री हो गया। इसको जैसे हम सम ऑफ को इंटीरियर्स कहते हैं। तो ये वाले एंगल कौन से हैं? ये एंगल एक जो यहाँ पे बन रहा है एंगल E, और ये जो एंगल E है। तो आपके क्वेश्चन में इधर बन रहा है ये एंगल 2 और इधर एंगल है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो AD और EC जो है वो पैरेलल है और AE जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है आपके लिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे AD पैरेलल टू EC एंड AE is a transversal line। ठीक है, इस कंडीशन में जो आपके जो एंगल है यानी एंगल 2 और ये वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल 2, इसका टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी, इसको बोलेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये इसमें एक काम और करते हैं, यहाँ पे एंगल 3 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल 3, तो अभी हमने एंगल 1 और क्या कहते हैं एंगल 2 और ये जो एंगल है इसका टोटल 180 बताया। ठीक है, अब ये जो दोनों एंगल्स हैं ये एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, यानी इसका जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये लीनियर पेयर है, एंगल 1 और एंगल 3, इसका टोटल भी 180 डिग्री होगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गई, ये आपका लीनियर पेयर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले सेकंड और थर्ड को देख लेते हैं। सेकंड और थर्ड में 180 180 आ रहे हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से एंगल ए, यहाँ से एंगल 2, यहाँ से एंगल 1 और एंगल 3। ठीक है, यहाँ ये उतार दिया, इक्वल टू में फिर ये उतार दिया। अब एंगल ए वैसी एंगल 2 इक्वेशन फर्स्ट में चेक करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में एंगल 2 जो था वो एंगल 1 के इक्वल था। इक्वेशन फर्स्ट में एंगल 2 एंगल 1 के, तो एंगल 2 की जगह पे मैं एंगल 1 लिख दे रहा हूँ। ये वैसी, ये वैसी, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 3 हमारा बना किस पे था? एंगल 3 हमारा बना था बी पर। ठीक है, बी पर। तो एंगल 3 की जगह पे मैं यहाँ पे एंगल बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एंगल 3 की जगह पे मैंने यहाँ बी लिख दिया। तो अगर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें ही ये सारी चीज़ आपको प्रूव करनी थी। तो पहले फर्स्ट पार्ट का दोबारा से एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताऊँगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये पार्ट कंस्ट्रक्शंस का, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं बना हुआ आएगा, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। आपको सिर्फ ABCD जो है वो बना हुआ दिखाई देगा बस। ठीक है, तो गिवन वगैरह प्रूफ वगैरह उतार लेना। कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको खुद लिखनी पड़ेगी, जैसे NCERT की बुक के अंदर हिंट में गिवन है, वहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे सॉल्व करा है उन स्टेप्स को जो है वो आपको ध्यान रखना है। कौन सी जो पैरेलल लाइन ली गई है और कौन, ठीक है, उसके हिसाब से हमने कहाँ कहाँ पे सॉल्व करा है, कितनी इक्वेशंस बनाई है और उन इक्वेशंस को फिर हमने जो है वो कैसे कैसे जो है वो हमने सॉल्व करा है। ठीक है, तो ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है जो अभी हमने करा है। अब आगे जो है वो अब सेकंड और थर्ड पार्ट वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट के लिए अब हम अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे वो हम सॉल्व कर रहे थे ये AD और EC वाला। अब हम पैरेलल लाइन ये वाली लेंगे AB और DC। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AB पैरेलल टू DC एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। AD जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो AB और DC ये हो गए, और इसमें जो है AD ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस कंडीशन में AD अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल जो है उसका जो टोटल होगा वो 180 होगा। ठीक है, अगर AB और AD ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा। और जब ट्रांसवर्सल लाइन अगर BC है तो इसका और इसका टोटल जो 180 होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये लाइन और ये लाइन ले रहा हूँ इस बार में, AB और DC। पहले मैंने ये और ये ली थी, अब इसको और इसको लिया है। तो अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका जो इधर जो एंगल्स होंगे उनका सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 होगा। और जब ट्रांसवर्सल लाइन चेंज होकर ये वाली आ जाएगी तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का टोटल 180 होगा। ठीक है, यानी कि एंगल A और एंगल D इसका टोटल 180 होगा। ये इक्वेशन 4 आ गई आपकी, इधर लिख लीजिएगा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। फिर यहाँ लिखेंगे सिमिलरली एंगल C और एंगल B और एंगल C इसका टोटल भी 180 होगा अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन को चेंज कर दें। ठीक है, पहली बार ट्रांसवर्सल लाइन ये है तो A और D का टोटल, दूसरी बार ट्रांसवर्सल ये है तो ये वाला एंगल B और ये एंगल C इसका टोटल 180। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल D है पहले वाले में, और इसमें एंगल B प्लस एंगल C है। ठीक है, एंगल A वैसे आ गया प्लस एंगल D, एज इट इज़ आ गया। एंगल B किसके इक्वल है? फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व करा था, एंगल B एंगल A के इक्वल है। तो एंगल B की जगह एंगल A लिख दे रहा हूँ, ये एज इट इज़ आ गया आपका। ठीक है, ये एंगल A से एंगल A कैंसिल हो गया तो एंगल D इक्वल टू एंगल C। ये जो सेकंड पार्ट है आपका वो मैंने सॉल्व करा। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसको मैंने सॉल्व करा।
अब इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। थर्ड पार्ट के अंदर हमें जो प्रूव करना है वो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। ठीक है, तो मैं रफली फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि मुझे ये पता रहे। हमारे क्वेश्चन में जो गिवन था वो ये था कि एक ट्रेपेजियम है, ये एक ABCD। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था, वो बाकी तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन से करा था। तो इसमें बोला ट्रायंगल ABC, तो ABC मतलब ये वाला पार्ट हो गया, और BAD वो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये मैंने रफली जो है वो मैंने ड्रॉ करी है, आप समझने के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो है BC और AD ये आपके क्वेश्चन में गिवन था। अगर आप क्वेश्चन को चेक करेंगे AD और BC, ये रहा AD और BC इक्वल था, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब मैंने यहाँ AD नहीं लिखा क्योंकि यहाँ इस वाले पार्ट पे से BC आता है, AD जो है वो इस वाले पार्ट पे आता है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप इधर AD लिख दोगे इधर BC, वो उसका पार्ट भी होना चाहिए उस ट्रायंगल का। ठीक है, इसके अलावा एंगल B और एंगल A ये हमने प्रूव करा है। एंगल B, ठीक है, और एंगल A ये हमने प्रूव करा है। ट्रायंगल ABC अगर आप चेक करोगे, ट्रायंगल ABC, तो ABC के अंदर एंगल B जो होता है वो कम्प्लीटली आ रहा है। BAD इसके अंदर A जो है वो कम्प्लीटली आ रहा है, इसलिए इसके अंदर A नहीं लिया गया, इसके अंदर B लिया गया है, और इसके अंदर A लिया गया है। ठीक है, AB और AB दोनों, AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, कॉमन हो गया। ठीक है, AB और AB जो है वो कॉमन हो गया। तो तीन बातें प्रूव हो गई, यानी ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, वो कॉन्ग्रेंट हो गया BAD के। अगर वो कॉन्ग्रेंट हो गया इट मीन्स कि AC और BD जो है वो इक्वल आ गए। तो फोर्थ पार्ट पे ये पूछा था, थर्ड पे ये पूछा था, और फोर्थ पे ये CPCT के थ्रू है। तो AC इसका आ गया और BD जो है इसका आ गया। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो इकट्ठा सॉल्व करें। तो ये इसका जो आखिरी पार्ट था वो थोड़ा सा लेंथी भी था और थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्लास में जो है उसमें मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसके बारे में बताऊँगा।